हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। कल हमने वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश करी कि बाज़ार में जो गिरावट आ रही है उसमें घबराना नहीं है, और हो सकता है तो उसमें इस समय बाइंग के मौके ढूंढने हैं और हमें बाइंग करनी है। हमें एज ए वाइज इन्वेस्टर अपने आप को ट्रीट करना है और हमें अपने डीमेट अकाउंट में से एक भी शेयर को इस समय नहीं बेचना है। पर कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी है कि अब हम ये पॉलिसी तो फॉलो कर लेते हैं, पर अगर हमें इस समय कुछ खरीदना है तो हमें खरीदना क्या है। तो आज दशहरा के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जिन पर आपको इस समय ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का कारण ये है क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये स्टॉक अभी सस्ते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें वो फेवरेबल है, यहाँ से शेयर घटेंगे कम, अगर चले तो चलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फिर सेक्टर्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हेडविंड्स दिखाई दे रहे हैं और देखा जाए तो कंपनियों की कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है, तो जिसके कारण यहाँ पर उन कंपनियों में आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। पर उसके लिए आपको शेयर को परचेज करना होगा, उसको डीमेट में रखना होगा, और ये जो इस तरीके की जो भी कोई गिरावट आए, युद्ध के कारण आए या किसी भी कारण से आए, उसको इग्नोर करना होगा। और एक ये बात तो मैं आपको एक्सपीरियंस के तहत कह रहा हूँ, और मेरा भी एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने बहुत से बड़े इन्वेस्टरों को भी सुना है। तो आप अच्छी कंपनी फाइंड आउट तो कर लेंगे, आप काफ़ी पैरामीटर्स लगा के एक अच्छी कंपनी को ढूंढ लेंगे, पर अगर आपको उस कंपनी पर कन्विक्शन नहीं है तो आपका उसके अंदर पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। मतलब कहने का ये है कि आप अच्छी कंपनी भी खरीद रहे हैं, उसको डीमेट में ट्रांसफर भी करा रहे हैं, कंपनी को होल्ड भी कर रहे हैं, पर ऐसी कोई भी एक बड़ी गिरावट आ जाए तो वो आपके पोर्टफोलियो से उस शेयर को निकाल कर ले जाती है और उसके बाद वो शेयर चल जाता है, क्योंकि आप जो है उसको बियर मार्केट में बेचकर निकल जाते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मतलब कन्विक्शन भी होना बहुत जरूरी है। आप जो भी कंपनी खरीदें उसको कन्विक्शन के साथ होल्ड करना भी सीखें, तो जब ही आपका यहाँ पर अच्छा पैसा बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली कंपनी है पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि अपनी इस समय बुक वैल्यू के आसपास मिल रही है। और देखा जाए तो जिस हिसाब से पावर सेक्टर के अंदर कैपेक्स चल रहा है, सरकारी कंपनियां हो या प्राइवेट कंपनियां हो, सभी इस समय अपना कैपेक्स कर रही हैं और कैपेक्स के लिए सभी को पैसे की जरूरत है, और पैसा जो है ज़्यादातर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ही आता है। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो आरईसी के अंदर भी स्टेक होल्ड करती है, या आप कह सकते हैं आरईसी कंपनी का प्रमोटर है। 54% स्टेक कंपनी के पास आरईसी की है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप पूरे पावर सेक्टर के कैपेक्स का मजा ले सकते हैं। और ये पावर सेक्टर का कैपेक्स के पीछे कारण दरअसल हमारी गवर्नमेंट भी है। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमारी करंट पावर कैपेसिटी को डबल करने जा रही है आने वाले 5 सालों के अंदर, लक्ष्य के तहत काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो उसका यहाँ पर सभी कंपनियों को कैपेक्स करना है। और साथ ही साथ यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर जो फोकस है तो उसका भी यहाँ पर सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो एट प्रेजेंट ये कंपनी डबल डिजिट में आरओई है कंपनी की, मतलब 20+ कंपनी की आरओई है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिविडेंड बांटने वाली कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। फिर साथ ही साथ कंपनी के एनपीएस की बात करें, जो पिछले एनपीए हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो कंपनी की अब एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। फिर पॉजिटिव सेक्टर हेडविंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी नज़र में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्टॉक बन सकता है। अगर आप इसको एक दशहरा से अगले दशहरा तक मौका दें, पोर्टफोलियो में होल्ड करें, तो ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। करंट भाव कंपनी का इस समय 244 रुपये के आसपास है, 244 का। तो मेरी नज़र में ये कंपनी आपको आने वाले समय में यहाँ पर अपनी प्राइस टू बुक के 2 के मल्टीपल पे दिखाई दे सकती है। उस कंडीशन में ये शेयर आपको 500 रुपये तक का भी टारगेट दिखा सकता है। दूसरी हमारी कंपनी है, रेलवे सेक्टर को बिलोंग करती है, और रेलवे सेक्टर के इस कैपेक्स का इस कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है। कंपनी फ्रेट वैगन्स भी बनाती है और कंपनी एंसिलरी प्रोडक्ट भी बनाती है रेलवे से रिलेटेड। और देखा जाए तो इस कंपनी के पास काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्लान है। कंपनी का रिसेंटली अभी QIP भी आने वाला है, QIP से कंपनी डेट रिड्यूस करेगी। फिर इस कंपनी की अर्निंग भी काफ़ी सुधर रही है, कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। और अभी रिसेंटली कंपनी के नतीजे आए हैं जिसमें कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही है।
और कंपनी देखा जाए तो फ्यूचर विजिबिलिटी भी अब कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय 9,000 करोड़ प्लस की है। तो इस कंपनी का नाम है टेक्स मैको रेल। कंपनी ने जैसे ब्लॉकबस्टर रिजल्ट दिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, और हमने तो इसको अपनी वीडियो में रेगुलर कवर भी किया है इस कंपनी को। फिर मजे की बात यह है कि ये कंपनी अभी पीछे जिस हिसाब से तेजी से चली थी, उसके बाद इस कंपनी में एक गिरावट भी आई है। तो एट प्रेजेंट कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रही है, 125 रुपीज़ के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है। और देखा जाए तो अगर आप अदर रेलवे स्टॉक का कंपैरिजन करके देखें, जैसे टीटागढ़ वैगन हो गई, जुपिटर वैगन्स हो गई, तो इन कंपनियों के कंपैरिजन में इसमें बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी सस्ती भी मिल रही है। और जिस हिसाब से इस कंपनी की आरओई बढ़ रही है और ऑर्डर विजिबिलिटी है, तो मैनेजमेंट के हिसाब से भी कंपनी की सेल्स अब लगभग 30% के हिसाब से ग्रो होगी, तो जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में कंपनी के सेल्स पर प्रॉफिट दोनों में दिखाई देगा। फिर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाने में लगी हुई है। तो मेरी नज़र में ये कंपनी अब आपको आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकती है, क्योंकि कंपनी प्राइस टू बुक के हिसाब से इंडस्ट्री में इस समय सस्ती दिखाई दे रही है। और कंपनी में यहाँ पर ऑर्डर विजिबिलिटी भी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और कंपनी डेट भी रिड्यूस करने जा रही है, जिसके कारण कंपनी के प्रॉफिट पर आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप टेक्स मैको रेल को इस समय करंट प्राइस पर देख सकते हैं। इस गिरावट में आपको अच्छा मौका मिल रहा है इस कंपनी को खरीदने का। और मेरी नज़र में ये कंपनी आने वाले समय में आपको, अगर हम इस दशहरा से अगले दशहरा तक बात करें, तो ये कंपनी आपको यहाँ से 100% का रिटर्न दे सकती है। कहने का मतलब कंपनी का करंट प्राइस जो 125 रुपये का है, वो आपको 250 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे सकता है। तो ये भी कंपनी आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। फिर जो हमारी तीसरी कंपनी है, वो देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर से है। और अगर कोई भी बुल रैली अगर शुरू होती है, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का हमेशा से ही सपोर्ट रहता है। और देखा जाए तो कोई भी रैली कभी भी बैंकिंग सेक्टर के चले बगैर कभी पूरी नहीं होती। ये हमारी मार्केट की हिस्ट्री है, वो आप पास में जाकर देख सकते हैं। और देखा जाए तो जिस हिसाब से बैंकों की एसेट क्वालिटी यहाँ पर सुधरी है, जिस हिसाब से सरकारी बैंक लोअर लेवल पर जा चुके थे अपनी एसेट क्वालिटी को लेकर, एनपीए जिनके इतने बढ़ चुके थे, और जिस तरीके से इन्होंने प्रोविजन लेकर और अपनी एसेट क्वालिटी को सुधारा है, तो वो अब सभी बैंकों को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव लुक दे रही है। और फिर भी इसके अंदर अगर हम जाकर देखें, तो आज हमारा जो बैंक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी इस समय देखा जाए डबल डिजिट 20% प्लस है। और बैंक के अभी रिसेंटली नतीजे आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि बैंक का डिपॉजिट लगभग 22% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। बैंक का एडवांसेस लोन बांटने की जो स्पीड है वो लगभग 23% के हिसाब से ग्रो हुई है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें। बैंक के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, बैंक का प्रॉफिट लगभग 70% ग्रो हुआ है। और देखा जाए तो ये बैंक इस साल एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने जा रहा है, 3600 करोड़ 3600 CR का ये बैंक इस साल प्रॉफिट दिखा सकता है। और मजे की बात यह है कि अगर आप इस गिरावट में देखें तो ये बैंक का शेयर लगभग 40 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। और देखा जाए तो अपनी बुक वैल्यू, इस फाइनेंशियल ईयर की बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो बैंक लगभग 1.5 या 1.6 के मल्टीपल पे दिखाई दे रहा है। डबल डिजिट की आरओई वाला ये बैंक इस समय आप देखें तो 1.5 की बुक वैल्यू पर अगर आपको मिल रहा है, तो ये आने वाले समय में अगर आपको अपनी बुक वैल्यू के 4 या 5 के मल्टीपल पे मिले, तो वहाँ पर कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि इस बैंक के अंदर अर्निंग है, ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो ये बैंक यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखा जा सकता है, जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी नज़र में ये बैंक यहाँ से डबल आपको ईजिली होता हुआ दिखाई देगा, अगर आप इसको दशहरा से दशहरा तक का टाइम दें। और जिस हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव हेडविंड चल रहे हैं और कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं, साथ ही साथ रिटेल सेक्टर के अंदर अब जो बैंकों का विशेष रूप से फोकस है, तो उसका यहाँ पर सीधा सीधा बैंकिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल रहा है और बैंकों के प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो मेरी नज़र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको अगले 6 से 12 महीने के अंदर 100% का रिटर्न तो दे ही सकता है, मतलब यहाँ से डबल तो हो गई, पर हो सकता है ये शेयर आपको ट्रिपल डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई दे, जिस हिसाब से बैंक इस समय परफॉर्म कर रहा है। तो आप इस बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ले रखा है तो आप जरूर होल्ड करिए, और अगर आपने नहीं लिया है तो आप इस बैंक पर एक बार नज़र डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने चौथे स्टॉक आरबीएल बैंक के बारे में, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगर सरकारी बैंक चल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी जरूर चलेंगे। और जिस तरीके से ये बैंक देखा जाए तो आज से 4 साल पहले
लगभग अपनी प्राइस टू बुक के 4 के मल्टीपल पे ट्रेड करता था। 700 रुपये का हाई ये बैंक बना चुका था। फिर बैंक के साथ कुछ दिक्कतें भी आई और आज की डेट में देखा जाए तो ये बैंक इस समय अपनी प्राइस टू बुक के आसपास काम कर रहा है। तो उस हिसाब से इस बैंक में काफ़ी इस समय स्टीम है। यहाँ पर बैंक काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देने की क्षमता रखता है। और ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ इस समय वैल्यूएशन से ही सस्ता दिखाई दे रहा है। आप अगर बैंक के अभी नतीजे देखें, बाजार ने उसको कल सैल्यूट भी करा, पर बाजार का मूवमेंट डाउन साइड था तो इसलिए मार्केट ने उसको शेयर को बाद में नीचे कर दिया। पर अगर देखा जाए तो बाजार इसके रिजल्ट को लेकर भी पॉजिटिव है और जिस तरीके से इसकी एसेट क्वालिटी में सुधार आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको आरबीएल की बैंक की वीडियो में बनाकर आपको बताया है। उस हिसाब से ये बैंक निश्चित रूप से अब अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। और साथ ही साथ जिस हिसाब से मैनेजमेंट के टारगेट हैं FY26 को लेकर, तो वो ये बता रहा है कि यहाँ मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है अपने प्रॉफिट को लेकर, अपनी एसेट क्वालिटी को लेकर। और इस बैंक के अंदर इस समय ग्रोथ भी आ रही है। बैंक का एडवांसेस और डिपॉजिट में देखा जाए तो 20% प्लस की मैनेजमेंट को ग्रोथ दिखाई दे रही है आने वाले समय में। तो जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पर बिजनेस डबल डिजिट में ग्रो होगा, प्रॉफिटेबल ये बैंक है। और बैंक का एनपीए भी काफ़ी कम है। नेट एनपीए अगर हम इस समय बैंक का देखें तो वो भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ग्रॉस एनपीए में भी काफ़ी इस समय गिरावट है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी बैंक का काफ़ी बढ़ाया है बैंक ने, जो कि ये बता रहा है कि बैंक नए किसी भी तरीके के एनपीए को लेकर यहाँ पर झटका नहीं देगा। मैनेजमेंट की माने तो बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी डबल होने वाली है अगले 2-2.5 सालों के अंदर। तो मैनेजमेंट फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लक्ष्य के तहत काम कर रहा है। फिर बैंक इस समय जो ग्रोथ दिखा रहा है अपने सभी वर्टिकल्स में दिखा रहा है। रिटेल सेक्टर में बैंक का विशेष रूप से फोकस है और बैंक का रिटेल के अंदर क्रेडिट कार्ड, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग लोन और साथ ही साथ रूरल व्हीकल फाइनेंस जो बैंक के ये हाईली मार्जिनेबल बिजनेस हैं, इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और प्लस मजे की बात ये तो है कि बैंक इस समय अपनी बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। आप देखिए जिस हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक जैसे जो बैंक हैं इनकी क्वालिटी इंप्रूव हुई तो ये 3 के मल्टीपल पे ट्रेड करने लगे बुक वैल्यू के। ये तो बैंक इस समय बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से तो ये बैंक काफ़ी सस्ता है। और अगर ये आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पर आपको इस दशहरा से अगले दशहरा तक प्राइस टू बुक के अगर 2 के मल्टीपल पे दिखाई दे तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। जिस हिसाब से बैंक के अंदर अर्निंग विजिबिलिटी है और जो मैंने आपको क्वालिटी के बारे में बताया, तो ये बैंक भी आपको यहाँ से डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। 500 रुपये का टारगेट आपको दिख सकता है इस बैंक के अंदर आने वाले समय में। और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक इस समय दिखाई देता है पोर्टफोलियो के लिए। और डिस्क्लेमर ये है कि ये वाला बैंक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है और मैं इस बैंक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हूँ। हमारी अंतिम और 5वीं कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी, जिसके अंदर पास्ट में काफ़ी दिक्कतें रहीं और 4 डिजिट में किसी समय ये कंपनी काम करती थी। और देखा जाए तो पीछे 90 रुपये का इस कंपनी ने लो बनाया और इस कंपनी के साथ पास्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ दिक्कतें रही हैं। पर अब कंपनी को लेकर यहाँ पर क्लियरिटी ये भी है कि कंपनी के अंदर से जो पुराना मैनेजमेंट था वो कम्प्लीटली एग्जिट हो चुका है, नए बोर्ड का गठन हो चुका है, पिछले जितने भी कंपनी के अंदर इशू थे वो दूर हो चुके हैं। कंपनी अपना नाम चेंज करने जा रही है, जो कि इस दिसंबर से कंपनी का नाम भी चेंज हो जाएगा। तो बिजनेस को यहाँ पर एक नई पहचान मिलेगी। फिर जो कंपनी के अंदर पुराने इन्वेस्टर हैं वो LIC जैसे भी इन्वेस्टर आज भी कंपनी में स्टे इन्वेस्टेड हैं। कंपनी की बुक्स की अगर हम बात करें तो कम से कम 7 या 8 टाइम्स कंपनी की बुक ऑडिट हो चुकी है और पास्ट में जो भी कंपनी के अंदर दिक्कतें रही हैं उनको दूर हो चुकी है। उसको पीछे कहने का एक और कारण है कि RBI के जो गवर्नर रहे हैं पास्ट में, जो डिप्टी गवर्नर रहे हैं, वो इस समय कंपनी के मैनेजमेंट में है, SS मुंद्रा जी। तो ये सब चीज़ें देखकर ये यहाँ पर इस कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ अब इसमें विश्वास भी आ रहा है। फिर कंपनी अब देखा जाए तो बिजनेस को अच्छे तरीके से चला रही है। नया बोर्ड जो है वो नए तरीके से काम कर रहा है। कंपनी अब NBFC का टैग लेने के चक्कर में है। हाउसिंग फाइनेंस से कंपनी NBFC में चली जाएगी इस साल के अंदर ही। तो ये भी इस कंपनी के बिजनेस को यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। और इन दिक्कतों के कारण आप देखें तो ये कंपनी इस समय अपनी बुक वैल्यू के हाफ के मल्टीपल पे मिल रही है। 355 के आसपास की इस कंपनी की बुक वैल्यू है और कंपनी देखा जाए तो 150 रुपीज़ के आसपास मिल रही है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत सस्ती है। और
जिस हिसाब से कंपनी की एसेट क्वालिटी सुधरती जा रही है और फ्यूचर लुक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये कंपनी देखा जाए तो रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से काफ़ी फेवरेबल दिखा रही है। मतलब यहाँ पर कंपनी के अंदर डाउन साइड बड़ा लिमिटेड है और हायर साइड पे ये कंपनी अगर अपनी प्राइस टू बुक के आपको 1 के भी मल्टीपल पे दिखाई देगी आने वाले समय में, तो ये कंपनी आपको सीधा डबल होती हुई दिखाई देगी। हम बहुत लंबी बात नहीं कर रहे हैं अभी, जैसे जैसे कंपनी की क्वालिटी सुधरेगी वैसे वैसे उस बारे में बात करेंगे। पर ये कंपनी मुझे यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनाती हुई दिख रही है। जिस हिसाब से इस कंपनी ने लोअर लेवल से सब चीज प्रॉब्लमों को दूर करा है, नए बोर्ड का गठन करा है, नए तरीके से बिजनेस में कंपनी ने एंट्री करी है, तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर इस साल बनाकर देगी। तो मेरी नज़र में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। कहने का मतलब आपको 100% का रिटर्न ये कंपनी अपने करंट प्राइस से आने वाले समय में इजीली दे सकती है। 100% के रिटर्न के बाद भी ये कंपनी अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से डिस्काउंट पर होगी, तो जो कि यहाँ पर काफ़ी कंपनी के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप इस कंपनी को थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये कंपनी फाइनेंशियली वाइज समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों की ये भी दुविधा दूर कर चुका होगा कि क्या लेना है, और साथ ही साथ आपके अंदर कन्विक्शन भी पैदा करेगा कि अगर आप इन 5 शेयर को छोड़ दीजिए, अगर आप कोई और भी शेयर ले रहे हैं, रिसर्च के साथ ले रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे इन्वेस्टेड विद कन्विक्शन। और आप इस तरीके की गिरावट में मत डरिए, इस तरीके की गिरावट में अपने डीमेट से कोई शेयर मत बेचिए। और ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ट्रेडिंग का अकाउंट आप एक अलग बनाइए, सेम अकाउंट में आप ट्रेडिंग मत करिए जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। वो आप लोग करते हैं, आपको भी पता होगा कितने ज़्यादा होते हैं। आप मैं कहूँगा तो शायद कुछ लोग बुरा मान जाए कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हो तो इसलिए आप ट्रेडिंग को बुरा कहते हो। पर्सनली मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं तो आपको सलाह ये दूंगा ना करें। तो चलिए, खैर वो तो आपकी मर्जी है, पर आप उस अकाउंट को अलग बनाइए अगर आप कर रहे हैं, और इन्वेस्टिंग का अकाउंट आप अलग बनाइए। किसी भी गिरावट में ऐसे आप शेयर नहीं बेचिए, जब भी यहाँ पर हमारा पैसा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी दशहरा वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।